बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें तमाम जमातें मौजूद थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी, JUI-FA के भी, यानी पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टीज़ हैं उनके रहनुमा इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मौजूद नहीं थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद नहीं थे या PTI का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो फेडरल में हुकूमत कर रही है उसने जेस्चर क्या दिया इस मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, जब पाकिस्तान के बेशतर शहर पानी की जद में है, जब पाकिस्तान में बेशुमार अमवात हो चुकी हैं, जब पाकिस्तान में ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है कि दहाइयों पर मुहीत बहाली मराकज़ कायम करने के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, तो वहाँ पर अभी भी दिल में कदूरतें बाकी हैं। अभी भी वो सियासी नस्बुलैन के तहत अपने सियासी मफादात को देखते हुए फैसले कर रहे हैं और उन्होंने आज मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। अभी भी उनकी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो PDM का एक इजलास था जिसमें उन्होंने हिकमत अमली तय की थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अवाम से खिताब किया जिसमें उन्होंने तरगीब दी कि अवाम को पैसे देने चाहिए सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा कबल तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बनी थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई भी बयान टेलीविजन स्क्रीन की जीनत नहीं बन सकता था। उन पर पाबंदी आयद की गई थी कि वो बराह रास्त किसी नशरियात का हिस्सा नहीं बन सकते। उनका कोई बयान उनकी ज़बान से जो जारी हुआ है वो आप बराह रास्त दिखा नहीं सकते, ये उन पर पाबंदी थी। मगर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तर्ज़ व अतवार तब्दील हो गए, आदात व खसाइल भी तब्दील हो गई, SOPs भी तब्दील कर दिए गए और अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान भी जारी होना शुरू हो चुका है। लेकिन हैफ सदहैफ अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान जिस मुश्किलात की घड़ी का इस वक्त शिकार हो चुका है, जिस मुश्किल घड़ी से हम गुज़र रहे हैं, वहाँ पर भी हमें कौमी वहदानियत दिखाई नहीं देती। हम यकता नहीं हो सकते, हम अभी भी बटे हुए हैं, मुख्तलिफ नज़रियात में बटे हुए हैं। कदूरतें जो दिलों में थी वो अभी भी ज़बान पर हैं या जहन के किसी कोने में नक्श हैं और अभी भी हम एक पैगाम दुनिया को नहीं देख सकते कि हम वो कौम हैं कि जो मुश्किल की घड़ी में इकट्ठे हो जाती है। हमने अभी भी डिवाइड रूल एक पैदा कर दिया है कि मुश्किल की घड़ी भी आ जाए, हम मौत के करीब तर भी हों या ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हमारी कौम वक्त गुजार रही हो, हम तब भी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर इमदाद करनी है तो मैं अपने तय करूँगा, तुम अपने तय करो, और तुम जो इमदाद करोगे मैं उस पर बहतान तराजी करूँगा और मैं जो इमदाद कर रहा हूँ उस पर तुम बहतान तराजी कर लो। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नैरेटिव सेट हो चुका है और यही पैटर्न को लेकर तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ रही हैं। अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टेलीथॉन का ऐलान किया था और उनका ये कहना था कि दुनिया भर में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जो साहिब सरवत लोग हैं वो टेलीथॉन मुहिम का हिस्सा बने। सवाल ये बनता है कि कल को जब उनकी टेलीथॉन मुहिम चल रही होगी, क्या ये वफाकी हुकूमत उस टेलीथॉन मुहिम को बराह रास्त नशर करने की इजाज़त देगी? क्योंकि ये तो उन पे पाबंदी लगा चुकी है। क्या मुश्किल की इस घड़ी में वो टेलीथॉन की जो मुहिम है उसमें तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया भर में बसने वाले हैं और जो ये समझते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में अगर कोई हमें पुकार रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे और हम दूसरे लोगों को भी तरगीब देंगे, क्या वफाकी हुकूमत ऐसा सोचेगी कि उसका प्रचार हो और सरेआम हो? कभी नहीं सोचेगी। वफाकी हुकूमत इससे बैकफिट पे जाएगी जिससे ये दुनिया भर में पैगाम जाएगा कि हम मुश्किल की घड़ी में भी एक नहीं हो पाते। हमारे सियासी मफादात हमारे कौम के मफादात से बाला होते हैं और हम अपने सियासी मफादात को किसी तौर भी बालाए ताक नहीं रख सकते। नाज़रीन, 2010 में जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था, अक़वाम मुत्तहिदा की उस वक्त एम्बेसडर हुआ करती थीं एंजेलिना जोली, जो हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती हैं। वो पाकिस्तान के दौरे पर आईं और उन्होंने यहाँ पर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करना था, जिसके बाद एक रिपोर्ट को मुरतब किया जाना था और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जानी थी, जिसके बाद जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने ये फैसला करना था कि पाकिस्तान को इमदाद किस हद तक दी जाए, कितना अरसा फराहम की जाए। एंजेलिना जोली ने जो जाके वहाँ पर रिपोर्ट पेश की वो पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के मुंह पर तमांचा थी जो पाकिस्तान में उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे।
वो जब पाकिस्तान में आई, उनका ये कहना था कि मैंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में मौजूद थी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आती है कि प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है वो आपसे मिलना चाहती है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मेरे बारहा इनकार के बावजूद प्लेन के ऊपर वो पूरी फैमिली आई और वो मुझे मिलने पहुँचे। उसके बाद जब पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में वक्त गुजार रहा था और लोगों के पास खाने पीने को अशियाए खोरोनोश का सामान नहीं था और पहनने को कपड़े नहीं थे, उस वक्त में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया मेरे एजाज़ में और वहाँ पर अनवाओ इकसाम के खाने सजाए गए। तो मैं इस सोच में पड़ गई कि जिस मुल्क के हुक्मरान अवाम को मरता देख कर भी ज़ियाफ़त का ऐसा एहतमाम कर सकते हैं, उनको इमदाद की क्या ज़रूरत है। ये वो रिपोर्ट थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हुई। ये हमारे मुंह पर तमांचा है, हमारे उन साहिबे सरवत और मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों के मुंह पर तमांचा थी जो दुनिया भर को ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि हमारा मुल्क इस वक्त कर्ज में मुब्तला है, आप हमें पैसा भिजवाइए। नाज़रीन, यही सूरत हाल हमें आज भी देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे पे यकीन नहीं करते, लोग मदद तो करना चाहते हैं लेकिन लोग अपना पैसा किसी दूसरे पर इस यकीन के तहत नहीं पहुंचाना चाहते कि हो सकता है ये मुस्तहिक लोगों तक ना पहुंचे। आपको सियासी अदावतें बहुत होंगी, सियासी इख्तलाफ भी बहुत होंगे, लेकिन हर उस एनजीओ को सराहा जाना चाहिए, हर उस सियासी पार्टी को सराहा जाना चाहिए, हर उस दीनी पार्टी को सराहा जाना चाहिए जो इस वक्त लोगों की इमदाद के लिए दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू कामों में मसरूफ़ हैं। मुझे और बहुत से लोगों को भी जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की तर्ज़ सियासत के ऊपर बहुत इख्तलाफ होगा, मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत पे बहुत इख्तलाफ होगा, लेकिन हमें उन लोगों को सराहना चाहिए जो अंसारुल इस्लाम और अहरार के लोग हैं और इस वक्त लोगों की इमदाद में मसरूफ़ हैं। आपको जमात इस्लामी पाकिस्तान से भी बहुत इख्तलाफ होंगे, लेकिन आपको सराहना चाहिए उन लोगों को जो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हैं और जमात इस्लामी के बेशतर हलकों के उम्मीदवार खुद इस वक्त लोगों की इमदाद में मसरूफ़ अमल हैं। आपको सराहना चाहिए ईदी फाउंडेशन को, आपको सराहना चाहिए छिपा को, आपको सराहना चाहिए खिदमत खल्क को, आपको सराहना चाहिए 1122 को और आपको सराहना चाहिए उस फर्द वाहिद को जिसने ये कदम उठाया था कि मैं खुद जाऊंगा और सैलाब मुतासरीन की इमदाद करूंगा। हमारे दोस्त हैं तहजीब हाफी, शायर हैं, उनका घर तौंसा में है, उनका घर तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर हर उस घर में राशन पहुंचाने की मुहिम में मसरूफ़ हैं जिनके घर तबाह हो चुके हैं और घर में चूल्हा जलाने को सामान तक मुयस्सर नहीं है। नाजरीन, दिल खून के आंसू रोता है। मैंने एक मंजर देखा कि एक कुर्सी के ऊपर 5 साल की एक बच्ची बैठी है, उसके सामने रोटी के चंद निवाले पड़े हैं, वो एक निवाला उठाती है, कुछ देर तवक्कुफ़ करके कुछ सोचती है और बाद में वो नवाला हलक से नीचे उतारने की कोशिश करती है तो उसके पास खड़ा शख्स उससे एक सवाल पूछता है। उसका जवाब सुन के मेरी समात, कुछ देर के लिए मैं ये सोचता था कि मैं समातों से महरूम हो जाऊं। उसने सवाल किया कि तुम्हारी माँ किधर है? बच्ची का लुकमा उसके हलक में है और कहती है कि वो मर गई। उसकी आंखें बहुत से सवालात पोशीदा किए रखी थी। उसके हलक से नीचे उतरता वो नेवाला मुझे वो झंझोड़ गया कि मैं क्या सोचूं और ये क्या इसके कर्ब का अंदाज़ा लगाऊं कि जिसकी माँ मर गई लेकिन वो 2 दिन से भूखी थी और भूख ने उसे इस हद तक निढाल कर दिया कि माँ का मरना वो भूल चुकी है और उसे खाना याद है। नाज़रीन, मुझे वो भी मनाजिर याद हैं कि एक ट्रक पानी के अंदर डूबा, उसका ड्राइवर और उसका कंडक्टर और एक हेल्पर बच्चा जो 14 साल का था वो लापता हुए। कुछ देर बाद 2 अफराद की लाशें मिलीं और एक बच्चा 3 दिन तक उसके माँ बाप उसकी लाश तलाश करते रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब वो बच्चा एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ मिला, पानी नीचे चारों तरफ था, इमदादी टीमें पास से गुजरी तो उसके हलक से हल्की सी आवाज़ निकली। लोगों ने सुना और उसे नीचे उतारा और उससे पूछा कि तुम कितनी देर से इस दरख्त पर बैठे हो? तो उसने बताया कि मैंने 3 रातें बग़ैर सोए और बग़ैर कुछ खाए
बगैर कुछ पिए इस दरख्त के ऊपर गुजारे हैं। उसके कर्ब का अंदाज़ा लगाइए कि जब रात गहरी होती होगी, नीचे बहता पानी शोर मचाता होगा, तो उसके दिल के ऊपर कितना लर्जा तारी होता होगा। लेकिन जिंदगी की रमक उसकी आंख में बाकी थी और वो उसी दरख्त की टहनी पर 3 दिन बैठा रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मनाज़िर ऐसे हैं कि आप देखेंगे और ख़ुद को वहाँ पर कुछ लम्हे के लिए महसूस करेंगे तो आप ज़िंदगी भर पानी के करीब जाने का कभी नहीं सोचेंगे। हमें इस वक्त ये फैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरीके से महफूज बनाना है। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप टेलीथॉन मुहिम भी चलाइए, आप शहर शहर जलसे भी कीजिए, लेकिन एक फैसला ज़रूर कीजिए कि मुद्दतों से हमें जो डैम्स बनाने की मुखालिफत का सामना करना पड़ा और हमें जो प्रोपेगेंडा मुहिम हमारी कानों तक पहुंचाई गई, वो किस हद तक सच थी और उसमें कितना झूठ था। कालाबाग डैम की मुखालिफत करने वाले आज भी मौजूद हैं और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि अगर कालाबाग डैम बना होता तो ये तबाही इससे 3 गुना ज्यादा होती। हमें जवाब चाहिए कि 3 गुना ज्यादा कैसे होती। कालाबाग डैम बना होता तो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा 950 फीट पे है। उससे ऊपर जो शहर, उस वक्त एक कैंपेन और सर्वे के तहत घरों की छतों पे जो निशान लगाए गए थे और बाद में वो सर्वेलेंस के जरिए, सैटेलाइट के जरिए उसका अंदाजा लगाना था कि ये कितने हिस्से पे इसका इफेक्ट आएगा, तो उसी के ऊपर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और लोगों को बताया गया कि ये जो तुम्हारी घरों के ऊपर और तुम्हारे छतों के ऊपर जो निशानात लगे हैं, अगर पानी आया, कालाबाग डैम भरा, तो पानी यहां तक पहुंच जाएगा। और उसी पे लोगों ने यकीन किया और डैम की मुखालिफत करना शुरू कर दी। नाज़रीन, 950 फीट उसका ऊपरी हिस्सा है और उससे ऊपर का शहर नौशहरा 25 फीट बुलंद है। उससे ऊपर सवाबी चला जाएं या दीगर इलाके चले जाएं तो वो 30 से 80 फीट बुलंदी पे वाक़े हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि कालाबाग डैम पूरा भर भी गया होता तो ये पानी उन शहरों तक पहुंचता। फिर सिंध ने एतराज़ किया कि हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। कैसे बंजर होती कि अगर पानी को महफूज किया जाता और उसे दूसरे रास्तों के जरिए ज़मीनों तक मुंतकिल किया जाता तो कितनी ज़मीनें सैराब होती, कितनी बिजली बनती और कितनी सस्ती बिजली बनती। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का ये रोना ना होता, फिर मुल्क के अंदर सैलाब के बाद महंगाई का ये तूफान ना होता, फिर मुल्क के अंदर सैलाब के नतीजे में इतनी बर्बादी ना होती। नाज़रीन, ये सैलाब से मुतासिर सिर्फ वही लोग नहीं होंगे जिनके घर तबाह हो गए। सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान का हर शहरी होगा, क्योंकि उन इलाकों के अंदर ज़मीनों को जितना नुकसान पहुंचा, फसलों को जितना नुकसान पहुंचा, उसका खुमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, हर साहिबे सरवत को भी भुगतना पड़ेगा, गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वालों को भी भुगतना पड़ेगा, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी से आना शुरू हो चुके हैं। टमाटर की कीमत कितनी है जो रोजमर्रा खरीदते हैं उनको जरूर पता होगा। प्याज की कीमत किस हद तक बुलंद हुई है, अशियाए खुरोनोश की कीमतें किस हद तक बुलंद होंगी, और महंगाई की जो अब मजमुई शरह 45% तक पहुंच चुकी है, अंदाजा लगाइए कि यह 100% से भी बुलंद हो जाएगी। फिर जिंदगी किस कर्ब में गुजारेंगे। अभी से सैलाब मुतासरीन के कर्ब का अंदाजा लगाइए और उनके लिए इमदाद की मुहिम चलाइए। खुद जाइए या अपने किसी भी करीबी शख्स को पैसे दीजिए जो उन तक पहुंच सके। किसी पर एतबार ना कीजिए, एतबार कीजिए तो अपने दिल पे कीजिए। मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाइए, बरोज़े महशर वो आपकी शफात का बाइस बनेगा। कोई भी एतराज़ या इख्तलाफ हो तो कमेंट सेक्शन में हमें भी आगाह कीजिए, हम भी अपनी नज़रियात में तब्दीली लाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।